हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का तीसरा लॉ क्या कहता है हमारे को? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स helps in determining absolute entropy of substance। थर्ड लॉ हमारे को एब्सोल्यूट एंट्रोपी बताते हैं। हम ज़्यादा इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एंट्रोपी की हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज बेस्ड ऑन एन assumption that entropy of every perfectly crystalline substance at 0 Kelvin is 0। क्या कहता है थर्ड लॉ? एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए? सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन होना चाहिए, तो उसकी 0 केल्विन पे एंट्रोपी क्या होती है? 0। अब ये लॉ जस्टिफाई, दिस इज जस्टिफाइड बिकॉज एट एब्सोल्यूट 0 every substance is in a state of lowest energy। हर सब्सटेंस अपनी लोएस्ट एनर्जी की स्टेट में होता है 0 केल्विन पे। हम जानते हैं कि यूनिवर्स का लीस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो उसमें अब वो लीस्ट एनर्जी की एंड पोजीशन ऑफ एवरी एटम एंड पोजीशन ऑफ एवरी atom or molecule is defined in solid। तो एट टी इक्वल्स टू 0 एस क्या होता है? 0। लेकिन अगर 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 नहीं है, इफ एस एट 0 केल्विन इज नॉट इक्वल्स टू 0, then the substance will not be perfectly क्रिस्टलाइन। तब क्या होगा? परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होगा। एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, NO एटसेट्रा। ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, तो इसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 नहीं होती है। कुछ एक्सेप्शंस है थर्ड लॉ के, क्योंकि ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चलता है कौन सा परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कौन सा नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे को याद रखने पड़ते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की क्या एप्लीकेशन है? वी कैन डिटरमाइन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, और हम कहें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट अ गिवन टेम्परेचर। एंट्रोपी की वैल्यू हम गिवन टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट वैल्यू पता कर सकते हैं। एक्स सॉलिड से गया, एक्स सॉलिड 0 केल्विन से गया T केल्विन तक, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? 0 टू T CP सॉलिड DT बाय T। तो लेट्स से ये 50 आता है। लेट्स अब हम जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ln T2 बाई T1 आएगा, और डिनोमिनेटर में T तो वो होगा नहीं, ठीक है। तो क्या CP क्या होता है? वेरिएबल होता है। सॉलिड के लिए CP क्या होता है? वेरिएबल होता है। लाइक मेटल्स,
Cp is directly proportional to the T cube at low temperature. But shifts to being proportional to T at extremely लो टेम्परेचर. बट टी के प्रोपोर्शनल हो जाता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में, इसलिए यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे कि डेल्टा एस क्या है, सी पी हम बाहर निकालें डी टी बाय टी ज़ीरो टू टी, फिर हम कहें सी पी एल एन टी बाय ज़ीरो. ये गलत है क्योंकि सी पी क्या है, वेरिएबल है. सी पी वेरिएबल है तो हम इसको इसके बाहर निकालना ही गलत है. इंटीग्रेशन के अंदर ही रखेंगे हम और इसकी वैल्यू लाइक टी क्यूब टी रख के हम कैलकुलेट करेंगे, तो फिर वो नॉन डिफाइंड टर्म नहीं आएगी, 1/0 नॉन डिफाइंड टर्म नहीं आएगी. तो अब डेल्टा एस कैलकुलेट किया तो डेल्टा एस क्या, एस एट टी माइनस एस एट जीरो इक्वल्स टू 15 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन यूनिट. तो एस एट जीरो क्या होती है, जीरो, तो एस एट टी कितना हो जाएगा 50 जूल पर केल्विन. ये सिमिलर टू इस तरह से हम फिजिक्स में देखा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की एच हैट पे अगर हम ले जाएं तो होती है एम जी एच, लेकिन वो होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगर हम अर्थ के सरफेस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, जीरो रेफरेंस लेके चलते हैं, तो एच हैट पे क्या हो जाती है एम जी एस. बस वो एग्जैक्ट नहीं है, वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है क्योंकि हमने अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या अज्यूम किया है, जीरो है. इसी तरीके से एस एट जीरो केल्विन हम जीरो अज्यूम करें तो टी टेम्परेचर पे ये हो जाएगा, हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं टी टेम्परेचर पर. जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो रह जाएगी.